नमस्ते दोस्तों। इससे पहले कि आज का वीडियो लेक्चर शुरू किया जाए, आप प्लीज बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गाइस, पार्ट 1 में हमने जाना कि बैलेंस डाइट कंसेप्चुअली क्या होती है, उसका पूरा बर्ड व्यू हमने समझा था और हमारी बॉडी डेली बेसिस पे अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट कैसे पूरा करती है उसको हमने जाना था। पार्ट 2 में अब हम बात करेंगे कि बैलेंस डाइट के जो कंपोनेंट्स हैं जैसे कि फाइबर्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स, उनके इंडिविजुअल रोल या फंक्शंस क्या है। हालांकि विटामिन और मिनरल्स की बात है पार्ट 3 में करूंगा। पार्ट 2 में मैं सिर्फ फाइबर्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन की बात कर रहा हूं, जिन्हें एग्जाम में 5 नंबर में इंडिविजुअली पूछा जा सकता है मेंस के अंदर। ओके गाइज, आपके साथ तो पता नहीं, बट मेरे साथ हमेशा स्कूल या कॉलेज में ऐसा होता था कि जिस टॉपिक को मैं अंडर एस्टिमेट करता था कि यार ये एग्जाम में नहीं आएगा, वही एग्जाम में आता था और एग्जाम में आके मुझे हार्ट अटैक देके जाता था। ठीक है, ऐसे ही कुछ गलती हम करते हैं हमारे भोजन में फाइबर्स के साथ। हम फाइबर्स को बहुत नेग्लेक्ट करते हैं, उसको बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। आप में से ऐसे कितने लोग होंगे जो जब मन चाहा फ्रिज खोला और कच्ची वेजिटेबल्स या कच्चे फ्रूट्स निकाले खा लिए? बहुत कम लोग ऐसा करते होंगे ना। या जो रेगुलर खाने के साथ सैलेड खाते होंगे, बहुत कम। गाइस, खाने के साथ फाइबर्स लेना बहुत जरूरी होता है। ओके, आइए अब फाइबर्स की इसी सिग्निफिकेंस को समझने की कोशिश करते हैं। गाइस, फाइबर्स बेसिकली कार्बोहाइड्रेट होते हैं। वो कार्बोहाइड्रेट जो पॉलीसैकेराइड्स हैं, होमो या हेट्रो नेचर के हो सकते हैं। ये फाइबर्स नॉन डाइजेस्टेबल नेचर के होते हैं, इसलिए इनकी कैलोरीफिक वैल्यू 0 होती है। ठीक है, बट फिर भी हमारी बॉडी में इनकी कुछ एडवांटेजेस हैं। वो एडवांटेजेस क्या है? वो है कॉन्स्टिपेशन। ये हमें कॉन्स्टिपेशन से बचाते हैं। गाइस, अगर आप फाइबर्स लेते हैं तो आपके जो गैस्ट्रिक सिस्टम है उसके अंदर मोर्टेलिटी मेंटेन रहती है और स्टूल पास होता रहता है। कॉन्स्टिपेशन से बचाते हैं फाइबर्स। ओके, नेक्स्ट, जब कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होने वाले कैंसर्स के चांसेस भी कम हो जाएंगे। इसमें बेसिकली हम बात करते हैं कोलोन कैंसर एंड रेक्टल कैंसर की। कोलोन बेसिकली हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसे हम कोलोन कहते हैं। ठीक है, हाल ही में जो इरफान खान है वो कोलोन में इन्फेक्शन से मरे ना, कैंसर से पीड़ित थे वो। ठीक है, सो जीआईटी कैंसर के चांसेस कम हो जाते हैं। ओके, इसके अलावा जब जो भी टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हैं हमारे इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया से या जो बाहर से हम फूड खा रहे हैं उसमें जो आ रहे हैं, ये उनको भी एलिमिनेट करते हैं एब्जॉर्ब कर करके। ठीक है, नेक्स्ट है वाटर। हमारी बॉडी में जो पानी होता है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं फाइबर्स, जिसकी वजह से हमारा जो स्टूल है, जो पोटी है, वो मोर बल्की एंड लेस वाटरी होती है, जिससे क्या होता है हमारी बॉडी को डिहाइड्रेशन नहीं होता है। सोचिए, अगर आप फाइबर्स कम खाओगे तो आपका जो स्टूल है बहुत वाटरी नेचर का हो जाएगा और बॉडी से वाटर बहुत लॉस होगा, जिससे आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। राइट, नेक्स्ट, ओवर ईटिंग से बचाते हैं ये। तो उससे क्या होता है, जब हम फाइबर साथ में खाते हैं ना तो तुरंत हमारा जो है पेट में सेंसेशन आ जाती है कि हाँ मेरा पेट भर गया, तो अब और खाना मत खा और ज्यादा डाइट मत ले। ठीक है, तो अच्छे से क्या होता है कि आप एक्स्ट्रा कैलोरीज खाने से बच जाते हैं और मोटापा आपको नहीं होता है। ठीक है, तो फाइबर्स आपको ओवर ईटिंग से भी बचाते हैं। ओके, देखिए जो फाइबर्स है ना, केमिकली वो सेलुलोज, लिग्निन या पैक्टिन नेचर के होते हैं, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो कि पॉलीसैकेराइड है। इट में भी होमो और इट में भी हेट्रो इन नेचर, डजंट मैटर। गाइस, जो डायबिटीज मेलाइटस के पेशेंट्स है ना, उनके लिए फाइबर्स रामबाण है। अगर वो अपनी डाइट में एक्सरसाइज के साथ साथ फाइबर्स का भी इंक्लूजन करते हैं, जैसे कि रागी के बिस्किट्स हैं, मिस्सी आटे की रोटी बहुत खा रहे हैं ना, तो वो डायबिटीज को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइबर्स जब आप इसकी सिग्निफिकेंस बताएं तो साथ में डायबिटीज मेलाइटस में इसकी सिग्निफिकेंस लिखना ना भूलें। डायबिटीज पेशेंट के लिए फाइबर्स खाना एक रामबाण दवा है या नुस्खा है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट से क्या सिग्निफिकेंस है या फंक्शन है हमारी बॉडी में। देखिए, हमारी जो बॉडी को जितनी भी कैलोरी रिक्वायरमेंट है उसका 50% कार्बोहाइड्रेट पूरा करते हैं। बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हमारी बॉडी के चीफ एनर्जी सोर्सेज हैं। ठीक है, हमारी बॉडी को मेनली एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। ओके, और हमारी बॉडी में जो हमारा ब्रेन है ना, वो उसको कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा चाहिए इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि हमारे ब्रेन की मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत फास्ट होती है, जिसकी वजह से हमारी ब्रेन को रेगुलर ग्लूकोज मिलते रहना चाहिए। गाइस, अगर आप बहुत लंबे समय तक पढ़ रहे हैं या फिर रात को लेट तक पढ़ना चाहते हैं तो आपको ब्रेन को ग्लूकोज देना पड़ेगा। और ब्रेन को आप सिर्फ ग्लूकोज दें, ये नहीं कि आप रोटी सब्जी खाने लग जाए या प्रोटीन फैट सब खाने लग जाओ एक साथ मिड नाइट में। नहीं, सिर्फ आप जो है ग्लूकोज दें।
सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप दूध के साथ पार्ले जी के 4-5 बिस्किट खा लीजिए या आधा पैकेट खा लीजिए, जिससे आपका 1 घंटा खिंच जाएगा, और आधा पैकेट बाद में खा लीजिए, 1 घंटा और आपको पढ़ने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप अनावश्यक सारा खाना खाओगे तो आप ओबेसिटी का शिकार हो जाओगे या आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है और डायरिया भी हो सकता है। एग्जाम में स्ट्रेस बहुत होता है, स्ट्रेस की वजह से डायरिया भी जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो ओवर ईटिंग या फिर गलत तरीके से खाने की वजह से आप अपने आने वाले 2 से 3 दिन खराब कर सकते हो। इसलिए एग्जाम के समय, स्टडी के समय बैलेंस डाइट की बहुत बहुत सिग्निफिकेंस है। ओके, हमारे ब्रेन को ग्लूकोज लगातार चाहिए गाइस। एक कंडीशन होती है हाइपोग्लाइसीमिया, इसका मतलब होता है कि ब्रेन में ग्लूकोज कम हो जाना। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपको चक्कर आ सकते हैं, फेंट हो सकते हो, बाद में कोमा जैसी सिचुएशन भी आ सकती है। अगर आपके घर में कोई ऐसे बुजुर्ग हैं जो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, डायबिटिक भी हैं और व्रत भी बहुत रखते हैं, तो प्लीज उन्हें कहिए कि व्रत कम रखा करें। लेकिन अगर व्रत भी रखें तो साथ में ग्लूकोज समय समय पर लेते रहें, अदरवाइज उनको फेंट हो सकते हैं, सिंकोप में जा सकते हैं, कोमा तक हो सकता है। हाइपोग्लाइसीमिया बहुत खतरनाक होता है ओके ब्रेन के लिए। नेक्स्ट है जो कार्बोहाइड्रेट होता है हमारी बॉडी में फैट के बर्न के लिए फ्यूल के सोर्स की तरह कार्य करता है। देखिए ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है, इनके बारे में आपको नहीं जानना, बस ये फैक्ट यहाँ पे याद रखिए कि जो फैट का बर्न है उसके लिए कार्बोहाइड्रेट एज ए फ्यूल काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट है जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो अमीनो एसिड्स के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, बनाते नहीं है, वो हेल्प करते हैं। ये भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड बायोकेमिकल रिएक्शंस है, इनके पीछे आपको नहीं जाना है। बस ये 2 फैक्ट याद रखिए कि फैट के फ्यूल बर्न के लिए एज ए फ्यूल काम करते हैं और एमिनो एसिड सिंथेसिस में हेल्प करते हैं कौन, कार्बोहाइड्रेट। ओके, देखिए अगर आप एक लिमिट से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं आपकी बॉडी तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, अगर आप ज्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो किस पे कन्वर्ट होता है, फैट में। और फैट कहाँ जमा होता है, आपके एडिपोज टिश्यूज में। ओके, अब हमारी बॉडी में 2 तरह के एडिपोज टिश्यूज होते हैं, एक होता है ब्राउन एडिपोज टिश्यूज और दूसरा होता है व्हाइट एडिपोज टिश्यूज। देखिए जो ब्राउन एडिपोज टिश्यूज होते हैं ना, उनका अमाउंट कम होता है, वो कम मात्रा में होता है। ब्राउन एडिपोज टिश्यूज अच्छे होते हैं लेकिन होते हैं कम मात्रा में, इनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत हाई होती है। इसका मतलब ये बहुत जल्दी से बर्न होते रहते हैं और आपको एनर्जी देते रहते हैं। ठीक है जी, जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट चाइल्ड होते हैं, उनमें अक्सर ब्राउन फैट ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगर आप छोटे बच्चों के जो स्किन होती है, जो गाल की स्किन होती है या उनके बटक्स होते हैं, कूले होते हैं, उनपे ब्राउन फैट बहुत ज्यादा होता है। अगर आप छोटे बच्चों को टच करेंगे तो आप उनकी बॉडी में आपको ज्यादा हीट महसूस होगी, क्यों, ब्राउन फैट की वजह से। ओके, वहीं एडल्ट्स में ब्राउन फैट कम होता है। एडल्ट्स में ब्राउन फैट जो है वो आपको उनकी पीठ पे, ये दोनों जो गर्दन के नीचे का हिस्सा है, जो शोल्डर्स के बीच वाली पोजीशन है, यहाँ पे आपको ब्राउन फैट मिलता है एडल्ट्स के। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो ब्राउन फैट आपका कम होता चला जाता है। देखिए अच्छा वाला फैट कम होता चला जाता है। ओके, जब आप बड़े होने के बाद एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट खाते हो तो वो फैट में कन्वर्ट होता है और वो व्हाइट एडिपोज टिश्यूज में कन्वर्ट होता रहता है। ये जो व्हाइट एडिपोज टिश्यूज है ये ज्यादा मात्रा में होते हैं, मेटाबॉलिकली कम एक्टिव होते हैं, मतलब बहुत जल्दी से इनका बर्न नहीं होता है, ठीक है, ये खत्म नहीं होते हैं, और जिसकी वजह से आपको ओबेसिटी, मोटापा आ जाता है। इसलिए कहते हैं कि ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने से मोटापा बढ़ता है। ठीक है, और ज्यादा मतलब हाई कैलोरिक डाइट लेने से मोटापा बढ़ता है। ओके, अब हम बात करते हैं लिपिड्स की। लिपिड्स की क्या सिग्निफिकेंस है। ओके, देखिए जब हम बात करते हैं लिपिड्स तो इसमें हम फैट, ऑयल एंड वैक्सेस की बात कर रहे हैं, तीनों की बात कर रहे हैं, फैट, ऑयल एंड वैक्सेस। ओके, देखिए हमारी केमिस्ट्री में एक बेसिक रिएक्शन होती है कि अगर एसिड और अल्कोहल को मिलाया जाएगा तो क्या बनेगा, एस्टर्स। ओके, जो लिपिड्स होते हैं बेसिकली दे आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल एक प्रकार का क्या है, अल्कोहल है। सो व्हाट इज लिपिड, लिपिड्स आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल, जिसमें हम फैट और ऑयल दोनों को शामिल करते हैं। रूम टेम्परेचर पे फैट जो होता है वो सॉलिड नेचर का होता है और ऑयल लिक्विड नेचर का होता है। और वही जो वैक्स यानी कि जो मोम है ना, वे आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल बट नॉट विद ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल के अलावा कोई भी अल्कोहल चलेगा इनको, ठीक है। अगर ग्लिसरॉल के अलावा कोई भी अल्कोहल है फैटी एसिड के साथ तो वो क्या बनाएगा, वैक्स बनाएगा। ओके, अब देखिए जो फैटी एसिड्स होते हैं ना उनके टाइप्स क्या होते हैं। पहला होता है नॉन एसेंशियल फैटी एसिड, मतलब वो फैटी एसिड जो आपके शरीर में प्रोड्यूस हो रहे हैं, आपको बाहर से इनको लेने की जरूरत नहीं है, दे आर नॉन एसेंशियल। नेक्स्ट है एसेंशियल फैटी एसिड, जिनकी जो आपके शरीर में प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, आपको बाहर से उनको लेना पड़ेगा, बाहर के डाइटरी सोर्स से आपको लेना पड़ेगा। अगर बाहर के डाइटरी सोर्स से आप नहीं लोगे तो आपकी बॉडी में इनकी कमी हो जाएगी, आपको कोई ना कोई रोग हो सकता है। इसलिए कहते हैं इनको एसेंशियल फैटी एसिड, जिसमें बात करते हैं लिनोलेनिक या और एराकिडोनिक एसिड्स की, जैसे फैटी एसिड्स की, जैसे एग्जाम्पल है।
नेक्स्ट है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। दोस्तों केमिस्ट्री में आप पढ़ते होंगे ना कि कार्बन कार्बन में सिंगल चेन होती है तो सब जिसे हम क्या कहते हैं एल्केन, डबल बॉन्ड्स होते हैं उसमें क्या कहते हैं एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उसे क्या कहते हैं एल्काइन कहते हैं। ओके, सो जिन फैटी एसिड्स के केमिकल कंपोजिशन में डबल बॉन्ड्स नहीं पाए जाते उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ओके, और जिनके केमिकल कंपोजिशन में डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अगर ये डबल बॉन्ड सिंगल है तो कहेंगे मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, और अगर ये डबल बॉन्ड मल्टीपल नंबर्स में तो इसे हम कहेंगे पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ओके, अब देखिए जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है ना, ये बहुत गुणकारी होते हैं, बहुत स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। PUFA पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जिन्हें बेसिकली हम आमतौर पे मोटे तौर पे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कह देते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड आप सुनते होंगे, बहुत काम के फैटी एसिड्स होते हैं जो कि बहुत गुणकारी होते हैं। ओके, बेसिकली इस तरह के जो PUFA है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, ये आपको वेजिटेबल सोर्स से ज्यादा मिलते हैं बनस्पत के एनिमल सोर्स से। वेजिटेबल सोर्स में ये ज्यादा पाए जाते हैं, जैसे कि सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन का ऑयल, ऑलिव ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, वालनट, अखरोट। ओके, और वही एनिमल सोर्स में बात करें चिकन, पोर्क, बटर, मीट एक्सेट्रा, इनमें बहुत कम होते हैं। हालांकि जो फिश ऑयल है उसमें बेस्ट सोर्स होते हैं, PUFA बहुत सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ओके, देखिए गाइस, PUFA खाने से, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लेने से आपको कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स नहीं होती है, बहुत कम होती है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सैचुरेटेड फैटी एसिड्स खाना बंद कर दें, वो भी खाएं। अगर आप सिर्फ PUFA खाएंगे और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स नहीं खाएंगे ना, तो आपके सेल्स में इंजरीज होना शुरू हो जाएंगी, सेल्स बनने लग जाएंगी, क्योंकि फ्री रेडिकल्स बनेंगे, ठीक है। इसलिए ऑप्टिमम अमाउंट में सैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी खाने चाहिए, बट मोस्टली PUFA खाने चाहिए, जिससे कि कार्डियक प्रॉब्लम्स ना हो आगे चल करके। ओके, नेक्स्ट है लिपिड्स के फंक्शंस क्या है हमारी बॉडी में। देखिए, जो सेल मेम्ब्रेन है हमारी कोशिकाओं की, जो जिसे कहते हैं कोशिका झिल्ली, वो लिपिड्स की बनी होती है, फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन, तीनों की बनी होती है। तो सेल मेम्ब्रेन की इंटेग्रिटी को मेंटेन रखते हैं कौन? लिपिड्स। नेक्स्ट है कुछ हमारी बॉडी में स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं, जैसे जितने भी सेक्स हार्मोन्स हैं या जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन्स हैं, सब के सब स्टीरॉयड नेचर के होते हैं, तो उनके सिंथेसिस में अपना रोल प्ले करते हैं। कोलेस्ट्रॉल के फॉर्मेशन में लिपिड रोल प्ले करता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ फैट सोल्यूबल विटामिन है, जैसे कि A, D, E, K, ये, ठीक है। वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं? विटामिन B एंड C तो वाटर सोल्यूबल होते हैं। बाकी जो A, D, E, K है वो फैट सोल्यूबल विटामिन है, इनके फॉर्मेशन में कौन हेल्प करेगा? लिपिड हेल्प करता है। नेक्स्ट, इसके अलावा ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन में भी हम जानते हैं टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में, एस्ट्रोजन महिलाओं के अंदर, ये हार्मोन्स होते हैं स्टीरॉयड नेचर के होते हैं, यानी कि स्टीरॉयड बेसिकली लिपिड तो ही लिपिड ही तो है। तो जो टेस्टोस्टेरोन है वो पुरुषों में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करते हैं, और एस्ट्रोजन महिलाओं में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करती हैं। तो हमारे ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन में कौन हेल्प कर रहा है? लिपिड्स हेल्प कर रहे हैं, राइट। इसके अलावा एक होता है टोटल कोलेस्ट्रॉल। देखिए, टोटल कोलेस्ट्रॉल जब हम बात करते हैं हमारे कोलेस्ट्रॉल की, तो उसमें हम LDL और HDL दोनों की बात करते हैं। LDL का मतलब होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो कि घटिया कोलेस्ट्रॉल है, ये हमेशा कम रहना चाहिए। और HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, जो हमेशा ज्यादा होना चाहिए, ये इसका अमाउंट ज्यादा होना चाहिए। जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है हमारा, वो 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम ही रहना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। गाइस, जिनका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में होता है ना, उनको कार्डियक प्रॉब्लम्स नहीं होती है। कार्डियक प्रॉब्लम्स बेसिकली क्या होती है? हमारी जो आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो हो रहा है ना, वो ब्लड फ्लो होने की कीमत हमें चुकानी पड़ती है हमारी आर्टरीज को, प्लाक के रूप में, गंदगी के रूप में, ठीक है। वो प्लाक हमारी आर्टरीज पर जमा होता रहता है, जिसकी वजह से हमारे आर्टरीज की साइज कम होने लग जाती है, और जो ब्लड का फ्लो है वो बहुत ऑब्स्टिकल तरीके से होता है, बहुत बाधित तरीके से होता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है? कार्डियक प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है, एंजाइनल पेन होता है, दर्द होता है सीने के अंदर। जब ऑब्स्टिकल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो हमारे जो हार्ट की मसल्स है उसमें ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, जिससे हार्ट की मसल्स को पूरी तरह ऑक्सीजन नहीं मिलने से वो काम नहीं कर पाती हैं। और जब ब्लड का फ्लो बहुत ज्यादा कम हो जाता है तो उन्हीं मसल्स के अंदर नेक्रोसिस होने लगता है, वो गलने लग जाती है, जिसे हम कहते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन बोलते हैं, जिसे मेडिकल आम भाषा में कहते हैं हार्ट अटैक आना, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल कम रखेंगे, कंट्रोल रखेंगे, तो कार्डियक प्रॉब्लम से दूर रहेंगे,
ठीक है। सो कोलेस्ट्रॉल कम रखने के लिए या अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का सबसे अच्छा साधन क्या है? PUFA, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो सर यही वजह है कि आज WHO जो है हमारे जो भोजन में ट्रांस फैट है उसको सन 2022 तक कम करना चाहता है। ग्रेजुअली उसको रिड्यूस करने का एक प्रोग्राम बना दिया गया है। ट्रांस फैट बेसिकली क्या होता है? जो हम जंक फूड्स खाते हैं, जो हम पैकेट बंद खाना खाते हैं ना, उसमें ट्रांस फैट होता है। ये वेजिटेबल ऑयल होता है जिसे इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग से बनाया जाता है, जो कि हार्ट्स के लिए हमारे बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो आज की बात आप कोई भी स्नैक्स खाएंगे या कोई भी फूड पॉलिथीन पैक आप खाना खाएंगे तो उसमें इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे कि इसमें सैचुरेट फैटी एसिड कितना है, अनसैचुरेटेड कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितनी मात्रा में, प्रोटीन कितनी मात्रा में। अगर इसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा है तो प्लीज रुक जाइए, मत खाइए। ठीक है, अगर आप बहुत 30+ में है तो प्लीज मत खाइए। अगर आप 20 से 25 साल की एज में, ठीक है, खा लीजिए, कोई इशू नहीं, बट 25 साल या 30 साल के बाद इनको खाना कम कर दीजिए, कार्डियक डिजीज से बचे रहेंगे। नेक्स्ट है प्रोटीन की बात करते हैं। ठीक है, प्रोटीन बेसिकली हमारी बॉडी का बॉडी बिल्डिंग फूड है, हमारे मसल्स के फॉर्मेशन में हेल्प रोल प्ले करता है। प्रोटीन हमारी बॉडी में नाइट्रोजन का एकमात्र सोर्स होता है जिससे हमें बॉडी को नाइट्रोजन मिलती है, और किसी खाने से हमें नाइट्रोजन नहीं मिलती है। तभी तो अमीनो एसिड्स बनते हैं। अमीनो एसिड का केमिकल का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो उसमें नाइट्रोजन होता है। नेक्स्ट है, देखिए, जो एनिमल प्रोटीन होते हैं ना, ऑब्वियसली गुणकारी होते हैं। ठीक है, वेजिटेबल प्रोटीन की तुलना में अगर आप एनिमल प्रोटीन खा रहे हैं, मतलब आप व्हाइट चिकन खा रहे हैं, अंडे खा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपको जो प्रोटीन मिलेगा वो अच्छा मिलेगा वेजिटेबल प्रोटीन से। वेजिटेबल प्रोटीन आपको सोयाबीन से मिल सकता है, दालों से मिल सकता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली एनिमल प्रोटीन ज्यादा गुणकारी होता है। नेक्स्ट है, वही जो इसके फंक्शंस क्या है, हमारी सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, एंजाइम्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, हार्मोन्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ग्रोथ हार्मोन बेस्ट एग्जांपल है जो प्रोटीन नेचर के होते हैं। नेक्स्ट है, एंटीबॉडीज फॉर्मेशन में प्रोटीन हेल्प करता है। तभी तो बाबा कहा जा रहा है कि कोविड-19 के पीरियड में आप प्रोटीनियस डाइट खाएं जिससे एंटीबॉडीज बने। ओके, इसके अलावा ब्लड क्लोटिंग में हमारे ये प्रोटीन हेल्प करता है। पढ़ते हैं ना प्रोथ्रोम्बिन जैसे प्रोटीन पढ़ते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन जो कि ब्लड फॉर्मेशन क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के अंदर प्रोटीन अपना रोल प्ले करता है हमारी मसल की कॉन्ट्रैक्शन में। नेक्स्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर। गाइस, हमारी प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी है उसके अंदर एक्स्ट्रा लिक्विड जगह जगह डिपॉजिट नहीं होता है। अगर ये कम हो जाता है तो हमारी बॉडी में जगह जगह एक्स्ट्रा फ्लूइड जमा होने से ईडिमा, स्वेलिंग जैसी कंडीशन बन जाएगी। जो कार्डियक फेलियर पेशेंट होते हैं, जो किडनी फेलियर के पेशेंट होते हैं ना, उनके अंदर आप देखना उनके जो एंकल्स होते हैं पैर के नीचे वो सूज जाते हैं, मोटे मोटे पैर हो जाते हैं। दैट मीन्स ये साइन है कि हाँ, इनका हार्ट फेलियर या किडनी फेलियर हो चुका है इस पेशेंट को। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर इसका ठीक नहीं है, राइट। तो उसके मेंटेन में कौन रोल प्ले करता है? प्रोटीन प्ले करता है अच्छे से। ओके, अब देखिए हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि पहला स्टारवेशन। देखिए स्टारवेशन क्या होता है? जब आप भूखमरी, स्टारवेशन मतलब भूखमरी, जब आप भूख हड़ताल पे बैठते हो, जब मम्मी पापा से जिद करते हो कि पापा ये दिलाओ वरना मैं भूख खाना नहीं खाऊंगा, तो देखिए कुछ दिनों तक तो पहले आपको कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देगा। ओके, उसके बाद आपको लिपिड्स एनर्जी देंगे। ओके, लिपिड से ही बनते हैं कीटोन बॉडीज जो आपको एनर्जी देते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स को जब उसको खाना नहीं खाता है, वो बहुत ज्यादा उसके बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कमी हो जाती है, तो फिर उसको कीटोन बॉडीज जो है वो उसको एनर्जी देने के लिए पैदा होती है। ओके, फिर नेक्स्ट नंबर आता है प्रोटीन का। फिर प्रोटीन आपको एनर्जी देता है, और प्रोटीन जब कंज्यूम हो चुका होता है पूरा, तो फिर आपको न्यूक्लिक एसिड एनर्जी देते हैं। और न्यूक्लिक एसिड आने का मतलब है कि अब आप मरोगे, बचोगे नहीं। तो प्लीज न्यूक्लिक एसिड या प्रोटीन तक नौबत ना आए, इसलिए पहले ही लिपिड तक आप जो है माता पिता को ब्लैकमेल कर सकते हो, उसके आगे ब्लैकमेल मत करना। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लाइकोजेनेसिस। इसका मतलब क्या होता है? ये ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब होता है कि ग्लाइकोजन का बनना, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना। गाइस, जब हम ग्लूकोज खाते हैं ना तो हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। सबसे पहले ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है हमारे लीवर में। तो दैट मीन्स ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना, ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइको मतलब ग्लाइकोजन, जेनेसिस मतलब बनना। नेक्स्ट है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। जब हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है तो ग्लाइकोजन टूट करके किसमें बनता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। फिर वो ग्लूकोज जो है वो क्रेब्स साइकिल में जाता है। वो फिर पढ़ते हो माइटोकॉन्ड्रिया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिससे एटीपी बनते हैं। देखिए इतना नहीं पढ़ना है, बस जानकारी के लिए बता रहा हूँ। सो ग्लाइकोजन के टूटने से क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, जिससे आपको एनर्जी मिलती है इन फॉर्म ऑफ एटीपी। ओके, नेक्स्ट है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा किसी भी अदर सोर्स से, चाहे वो प्रोटीन है चाहे लिपिड्स है, उससे ग्लूकोज का बनना ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूको मतलब ग्लूकोज, नियो मतलब नया, नया कोई सोर्स, कार्बोहाइड्रेट नहीं, इट में बी प्रोटीन, इट में बी लिपिड।
और जेनेसिस मतलब बनना, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट इसमें कंसेप्ट समझते हैं, व्हाट इज वेजिटेरियन एंड व्हाट इज वीगन। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अनुष्का शर्मा और विराट कोहली अब वीगन हो चुके हैं। गाइस, कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं और कुछ लोग वीगन होते हैं। नॉन वेजिटेरियन आप समझते हैं जो जो मीट खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, राइट। और दूसरा वेजिटेरियन वो लोग होते हैं जो वेजिटेबल प्रोडक्ट्स खाते हैं, प्लांट बेस्ड फूड खाते हैं, साथ में अंडे भी खाते हैं। देखिए, अंडे खाने वालों को ना वेजिटेरियन में काउंट किया जाता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, अंडे खाने चाहिए, इस पे फालतू फूड टैबू नहीं बनाना चाहिए, बहुत गुणकारी होते हैं, खाइए, ठीक है। संडे या मंडे रोज खाओ अंडे। ओके, नेक्स्ट वीगन क्या होता है। देखिए, वीगन वो लोग होते हैं, ऑब्वियसली वो वेजिटेरियन तो हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, एनिमल प्रोटीन नहीं खाते हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं खाते हैं, चाहे वो दूध हो, चाहे वो अंडा हो, चाहे कोई भी डेयरी प्रोडक्ट हो, वो अब नहीं खाएंगे। मतलब वो अपने प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो प्लांट के सोर्सेज से पूरे करेंगे। तो विराट कोहली, अनुष्का शर्मा वीगन हो गए हैं, इसका मतलब वो नॉनवेज नहीं खाएंगे, एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं खाएंगे, चाहे वो दूध हो, चाहे वो अंडा हो, चाहे कोई भी डेयरी प्रोडक्ट्स हो, इसे कहते हैं वीगन डाइट। ओके, नेक्स्ट है कंप्लीट फूड माइनस विटामिन सी इज इक्वल टू मिल्क। गाइस, जो मिल्क होता है उसे हम कंप्लीट फूड कहते हैं। कंप्लीट फूड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन सी को छोड़ के सब कुछ होता है। अगर दूध में विटामिन सी होगा तो फट नहीं जाएगा, दूध का दही नहीं बन जाएगा। सो क्वेश्चन अक्सर आता है कि निम्न में से कौन सा विटामिन मिल्क में नहीं है, तो विटामिन सी नहीं है। और मिल्क को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट फूड कहते हैं। गाइस, मिल्क दो तरह का होता है, एक माँ का दूध और एक गाय भैंस का दूध। जो माँ का दूध होता है ना, उसमें ज्यादा लैक्टोज शुगर होती है, उसमें ज्यादा मिनरल्स होते हैं, बट उसमें प्रोटीन थोड़ा कम होता है। लेकिन हाँ, माँ के दूध के अंदर जो कोलेस्ट्रम होता है, जब पहली बार माँ को दूध आता है, उसमें कोलेस्ट्रम कहते हैं, गाढ़ा पीला दूध है ना, उसके अंदर वो बहुत गुणकारी होता है। उसमें एंटीबॉडीज होती हैं, उसके अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन ए एंड इम्यूनोग्लोबुलिन जी, जो बच्चे को बहुत इन्फेक्शन से बचा सकती है। इसलिए माँ के दूध को हमेशा पिलाएं। कोलेस्ट्रम जो पहला जो गाढ़ा पीला दूध आ रहा है, उसको बच्चे को हमेशा देना चाहिए। ओके, वही जो गाय भैंस का दूध होता है ना, उसके अंदर लेस लैक्टोज शुगर, लेस मिल्क बट मोर प्रोटीन, उसमें प्रोटीन ज्यादा होता है। ओके, तो माँ का दूध काफी गुणकारी होता है। ऐसे कहते हैं ना कि अगर माँ का दूध पिया तो आ जाए मैदान में। ठीक है गाइस, मजा करो, ऐसा कुछ नहीं है। तो थैंक यू सो मच गाइस। पार्ट 3 में हम बात करेंगे विटामिन एंड मिनरल्स की, जिसे प्री के कॉन्टेक्स्ट में काफी इंपोर्टेंट रहता है। थैंक यू सो मच गाइस, गुड नाइट।